हेलो एंड वेलकम टू सिविल वाला। पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी स्टार्ट करने के लिए बोला था। हम लोगों ने डिसकंटिन्यूटी पढ़ लिया था पूरा, और डिसकंटिन्यूटी यानी अर्थक्वेक का पूरा कॉन्सेप्ट देखा था, जहाँ से बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी देखी, CMRGL, कोनार्ड, मोहू, रेपटी, गुटेनबर्ग, लेहमान, ये 5 डिसकंटिन्यूटी पढ़ी। आई होप आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि रिवीजन ही आपको करना है। ये नोट्स की PDF टेलीग्राम में पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज की क्लास के बाद जब भी ये क्लास अपलोड होगी, इस क्लास की PDF टेलीग्राम के उस चैनल पे और ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। अब जो इम्पोर्टेंट आज का हमारा टॉपिक है, ये हालांकि ये थ्योरी है, लेकिन इससे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं जनरली प्रीलिम्स में। लेकिन अगर ये थ्योरी हम नहीं समझते हैं तो हमें प्रीलिम्स के वो कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आएंगे जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि अंडरस्टैंडिंग वाले, एनालिटिकल वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। इसलिए थ्योरी पढ़नी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इससे पूछ लें कि कौन सी थ्योरी किसने दी, कब दी, तो इसलिए ये थ्योरी थोड़ा सा कुछ ना कुछ हमें इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अच्छा, हम लोगों ने ये पढ़ के रखा हुआ था कि जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है, उसमें जो स्थेनोस्फियर है, स्थेनोस्फियर में यानी अपर मेंटल का जो पार्ट है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। लेकिन लिथोस्फियर के बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से, वहाँ पे वो सेमी सॉलिड वाली कंडीशन में देखने को हमें मिलता है। तो कुछ वहीं से ये थ्योरी स्टार्ट होती है। क्योंकि जो, अब देखिए, ये थ्योरी हम बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम पास है, तो हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इसको समझ लेंगे, जिससे हमें आगे के कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ में आ जाए। तो बस समझते हुए इसको चलेंगे कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। कि जैसे समझ में आ रहा है कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए हैं। ड्रिफ्ट में क्या होता है कि वेरी स्लो मूवमेंट होता है, बहुत स्लो मूवमेंट की बात करते हैं। आपके नोट्स में सामने लिखा हुआ है कि जब भी हम बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट में इतना स्लो मूवमेंट है कि ये एक दिन में या एक साल में, 100 सालों में समझ में नहीं आता। ये लाखों करोड़ों सालों की बात होती है, तो वहां से हमें समझते हैं। और जब भी हम देखते हैं कि ये वेरी स्लो मूवमेंट की बात करता है, ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है वेरी स्लो मूवमेंट। तो जो अल्फ्रेड वेगनर थे, उन्होंने 1912 में ये थ्योरी दी कि वो एक तो जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो ड्रिफ्ट हुए हैं, वो पहले एक थे। वो सारा पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट सब एक था। जितने भी आज हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ये सारे अफ्रीका, ये सारे कॉन्टिनेंट, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये सारे कॉन्टिनेंट एक थे, पहले ऐसा बोला जाता था। तो उन्होंने बोला कि सारे कॉन्टिनेंट एक थे। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन में ये बोला कि अप्रॉक्स 225 मिलियन ईयर्स एगो। देखो, ये डेटा एग्जैक्ट क्या है कि इससे पहले भी चेंजेस होते रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं कि सभी कॉन्टिनेंट एक सिंगल लैंड मास से जुड़े हुए थे, जिसका नाम था पेंजिया। जिसका नाम क्या था? पेंजिया। और एक ही वाटर बॉडी थी। जैसे अभी ओशियंस बहुत सारे हैं, वैसे सिर्फ एक ओशियन था जिसको हम बोलते थे पैंथालासा। फिर धीरे से क्या हुआ, पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये आपने पढ़ा होगा, बेसिक है, लेकिन अभी हमको तेजी से आगे बढ़ना है, तो हम बस एक ओवरव्यू लेते हुए चल रहे हैं कि पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। ध्यान रखिएगा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। ये कैसे डिवाइड हो रहा है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन उन्होंने ये बोला, उन्होंने इस थ्योरी की, जो उनका मेन थ्योरी थी, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो हमारे सारे कॉन्टिनेंट थे, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट थे, वो सब पहले एक हुआ करते थे। उस पूरे कॉन्टिनेंट को उन्होंने नाम दिया, उस पूरी सिंगल लैंड मास बॉडी को उन्होंने नाम दिया पेंजिया। फिर ये उन्होंने बोला कि पेंजिया केवल एक था। उसके बाद ये वाटर बॉडी जो थी, उसको उन्होंने नाम दिया पैंथालासा। और उन्होंने बोला कि बाद में ये धीरे से टूटना स्टार्ट हुए। तो सबने बोला अच्छा, बोले हाँ, टूटना स्टार्ट हुए और 2 पार्ट्स में टूटे, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। तो बोले अच्छा, लॉरेशिया गोंडवाना लैंड बना, तो एक सी का निर्माण हुआ, जिसको हम बोलते हैं तेथिस सी। जिसको हम क्या बोलते हैं? तेथिस सी। तो अच्छा, बोले अच्छा, ये चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। इसके एविडेंसेस क्या हैं? इसके एविडेंसेस आप तो दो। तो बोले उन्होंने जो सबसे पहला एविडेंस दिया, तो उसको बोला गया कि जिक्सॉ फिट। जिक्सॉ फिट का मतलब क्या है? अगर हम साउथ अमेरिका और अफ्रीका को आपस में फिट करें तो बहुत आसानी से फिट होता हुआ दिखता, कुछ ऐसे।
ये देखिए, अगर हम साउथ अमेरिका को और अफ्रीका को कुछ अगर मिलाएं तो ये देखिए कुछ कुछ इस तरीके से फिट होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही सारे कॉन्टिनेंट्स, हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में ऐसे ही फिट हो जाते थे। तो उन्होंने एक ये एग्जांपल दिया। उसके बाद बोले कि यहाँ, अच्छा देखो, जब ये अलग हुआ होगा तो यहाँ की रॉक, देखिए यहाँ की रॉक और यहाँ की रॉक जब अलग हुई तो ये रॉक तो आपस में सेम रही होगी, रॉक तो सेम ही रहेगी कई सालों बाद भी, हजारों लाखों साल बाद भी वहां की जो रॉक है, वहां के जो पत्थर हैं वो तो सेम रहेंगे। तो उन्होंने ये एक एग्जांपल दिया कि जो एक जिग्सॉ फिट दिया और एक रॉक सेम दिया। फिर फिर उन्होंने बोला कि जो नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन्स पाए जाते हैं और यूरोप में जो माउंटेन्स पाए जाते हैं उनकी रॉक आपस में सेम है, क्योंकि अब सारे कॉन्टिनेंट जब एक थे धीरे धीरे अलग हुए तो उन माउंटेन्स की रॉक भी सेम होगी। तो वो एप्लेसियन माउंटेन्स, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कहाँ पे लोकेटेड है। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि इस कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी कि हमारे कॉन्टिनेंट पहले एक हुआ करते थे, फिर वो अलग हुए तो उन्होंने एविडेंसेस एक जिक्सॉ फिट का दिया, एक रॉक सेम का दिया, फिर उन्होंने कुछ माउंटेन्स की रॉक, फिर माउंटेन्स की रॉक का कुछ एक एग्जाम्पल दिया। अच्छा, माउंटेन्स की रॉक का तो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, और भी कई एग्जाम्पल दिए जैसे टिलाइट डिपॉजिट। अच्छा, जब रिवर फ्लो करती है, टिलाइट डिपॉजिट का मतलब क्या है, जब रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ सेडिमेंट लेके चलती है, सेडिमेंट चलती है। वैसे ही जब ग्लेशियर फ्लो करता है, ग्लेशियर भी मूव करता है, तो जब ग्लेशियर फ्लो मूव करता है, जब ग्लेशियर मूव करता है तो वो अपने साथ जो सेडिमेंट इरोड करता है उसको बोलते हैं टिलाइट, समझ आया। तो उन्होंने बोला कि ग्लेशियर के डिपॉजिट्स भी हमको एक, कहीं के ग्लेशियर के डिपॉजिट हमको कहीं देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब, अच्छा उन्होंने मेसोसोरस का एविडेंस दिया, यानी कि जो यहाँ पे जो जीव जंतु थे उनके एविडेंसेस हमको यहाँ देखने को मिलते हैं, जो यहाँ के जीव जंतु थे उनके एविडेंसेस हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो फॉसिल्स मिल रहे हैं वो हमको अंटार्कटिका में कैसे मिल गए, यानी जो साउथ अमेरिका में जिस जीव जंतु के फॉसिल्स हमको मिल रहे हैं उसके, उस जीव जंतु के फॉसिल्स हमको अफ्रीका में कैसे मिल गए। अब बीच में इतना बड़ा पैसिफिक ओशियन है, इसको पार करके तो नहीं चला जाएगा कोई जीव, इसको पार करके तो नहीं जाएगा, इतना बड़ा पैसिफिक ओशियन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पहले एक रहे होंगे, तभी हमको साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला फॉसिल अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। आप नॉर्मल देख सकते हैं। तो उन्होंने एक इसका भी एग्जांपल दिया, हमें मेसोसोरस का एविडेंसेस दिया कि उसके जो फॉसिल्स हैं वो सेम, जो साउथ अमेरिका में जिसके फॉसिल्स हमको मिल रहे हैं सेम फॉसिल्स हमको अफ्रीका में भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, प्लेसर डिपॉजिट का एग्जांपल दिया। प्लेसर डिपॉजिट मतलब गोल्ड का जो डिपॉजिट होता है। तो अच्छा, ये गोल्ड का डिपॉजिट का जो एग्जांपल उन्होंने दिया उसमें क्या बोला कि हमें वेस्ट अफ्रीका के घाना कोस्ट में गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका जो सोर्स है वो हमको ब्राजील प्लेट्यू में देखने को मिलता है, इनका जो सोर्स है वो हमको ब्राजील प्लेट्यू में देखने को मिलता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये पहले आपस में एक रहे होंगे, तो रिवर के फ्लो के थ्रू ये गोल्ड के डिपॉजिट एक जगह से दूसरी जगह गए होंगे। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में सिर्फ हमें इतना ही ध्यान रखना था। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में हमें मेन ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी। उन्होंने बोला सारे कॉन्टिनेंट एक थे, पेंजिया नाम दिया, फिर उसके बाद उसको पैंथालासा में वाटर बॉडी को नाम दिया, फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुए। अच्छा, इन्होंने जो एविडेंसेस दिए वो एविडेंसेस पूरी तरीके से ये तो माने गए कि हाँ, आपके एविडेंसेस से ये तो लग रहा है कि हाँ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं, पहले एक थे बाद में कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं। तो इनसे पूछा गया कि इसके पीछे का रीजन क्या है। जब इनसे ये पूछा गया कि आपने ये तो बता दिया कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं, आपने ये बताया कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए, आपने एविडेंसेस दे दिए, अब आप हमें ये बताइए कि इनके पीछे का रीजन क्या था। कोई तो रीजन रहा होगा, कोई तो रीजन आखिरकार रहा होगा। तो उस रीजन की जब हम बात करें तो उन्होंने रीजन दिया कि पोल फ्लिंग फोर्स। उन्होंने एक रीजन दिया जिसका नाम है पोल फ्लिंग फोर्स, यानी अर्थ में पोल की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग होकर पोल की तरफ जा रहे हैं। और एक उन्होंने टाइडल फोर्स नाम दिया। तो ये जो उन्होंने रीजन दिए वो इतने सटीक नहीं थे, जिसकी वजह से हमें दूसरी थ्योरी देखने को मिलती है जिसका नाम है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी।
यानी कॉन्टिनेंट डिप थ्योरी में कुछ फ्लॉ थे, उन्होंने एविडेंसेस सही दिए, उन्होंने जो रीजन दिए वो गलत दिए। रीजन गलत नहीं, रीजन उन्होंने सटीक नहीं दिए। पोल फ्लिंग फोर्स की वजह से तो कुछ ऐसा हो गया कि सारे कॉन्टिनेंट पोल की तरफ जा रहे हैं। टाइडल फोर्स तो आपने ऐसा बोल दिया कि धरती को भी इससे अलग कर दे फिर। तो इस वजह से कुछ ऐसा डिफरेंस क्रिएट हुआ, कुछ ऐसे फ्लॉ क्रिएट हुए, जिसकी वजह से हमें नई थ्योरी देखने को मिली, जिसको बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये थ्योरी हमारे आर्थर होम्स ने दी, 1930 में दी। अब ध्यान से सुनना, हमें पता है अर्थ के इंटीरियर में स्टेनोस्फीयर या मेंटल बोल ले, मैग्मा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और हमें पता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो हल्की चीज़ राइज होती है, हीट राइज होती है, हीट ऊपर उठने का प्रयास करती है। तो कुछ ऐसा ही देखिए ध्यान से, आप सिर्फ नोट्स में आप फोकस करिए, आपको चीज़ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। अर्थ के इंटीरियर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं स्टेनोस्फीयर की। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेनोस्फीयर की। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिस मतलब अर्थ के किसी भी एक पार्ट में, अगर मान लीजिए ये दो पार्ट है ए और बी, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम, तो इसकी वजह से थर्मल डिफरेंस क्रिएट हुआ, टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट हुआ, टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट हुआ। और टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से, टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो मैग्मा है, जो हमारा मैग्मा है, उसके मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट होंगे, उसके मॉलिक्यूल मूव करेंगे, मॉलिक्यूल मूव करेंगे। जब मॉलिक्यूल मूव करेंगे वो ऊपर की तरफ भी राइज कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट भी जा सकते हैं। ध्यान से, हीट है, टेम्परेचर है, तो हीट ऊपर उठने का प्रयास करती है। तो जब मॉलिक्यूल एक्सपेंड हुए और हीट ऊपर उठी तो वो हमारे लैंड से यानी क्रस्ट पार्ट से टकराएगी कि नहीं टकराएगी? आप इस इमेज में देखिए, यानी अगर हीट ऊपर की ओर उठी, हीट ऊपर की ओर उठी तो वो हमारे लिथोस्फीयर से टकराई कि नहीं टकराई? तो लिथोस्फीयर से टकराने के बाद घूम गई। समझ आया? इसलिए ये जो करंट्स हैं, ये जो हीट ऊपर उठ रही है, ये जो हीट ऊपर उठ रही है, इसको नाम दिया गया कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स, संवहनी धाराएं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर है बहुत ज्यादा, हीट ऊपर की तरफ राइज हुई, मैग्मा राइज हुआ, कन्वेक्शनल करंट्स थ्योरी का निर्माण यहाँ से हुआ। आप यहाँ से देखिए, आप इस इमेज को बहुत गौर से देखेंगे आपको समझ आएगा। हीट ऊपर की ओर उठी, लिथोस्फीयर से टकराई और डाइवर्ट हो गई। अब कहीं तो कन्वर्स भी हो रही होगी, देखो ध्यान से, ये हम आगे देखेंगे। हीट अगर ऊपर उठी, डाइवर्स हुई, तो कहीं तो कन्वर्ज होगी, कहीं तो कन्वर्ज होगी। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में क्या है? अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? देखो हर चीज का रीजन आपको मिलता चल रहा है, आप बस ध्यान से सुनते चलिए। आपके सामने नोट्स हैं, आप इनका प्रिंट आउट निकलवाइए और इनको याद कर लीजिएगा। लेकिन अभी पूरा फोकस आप क्लास पे रखिए, पूरा फोकस आपका क्लास पे होना चाहिए, अदरवाइज चीजें याद नहीं होंगी। टेम्परेचर ज़्यादा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से, मैग्मा बहुत हीट है, राइज होगा ऊपर की तरफ, लिथोस्फीयर से टकराएगा, ऊपर टकराया, ऊपर टकराया, देखिए ध्यान से, ऊपर टकराया, घूम गया। अच्छा, मान लीजिए कि आप इस इमेज को देखिए, आप जैसे ये है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मैग्माराइज हुआ, मैग्माराइज हुआ, ऊपर टकरा के घूम गया। अच्छा, यहाँ भी मैग्माराइज हुआ, ऊपर टकरा के घूम गया। तो यहाँ पे देखो डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे कन्वर्जेंस है कि नहीं? ये देखो ध्यान से। तो कहीं से डाइवर्ज हो रहा है तो कहीं पे कन्वर्ज भी तो होगा, कहीं पे डाइवर्ज हुआ तो कहीं तो कन्वर्ज होगा। ये हम आगे देखेंगे। लेकिन कन्वेक्शनल करंट आपको समझ आया कि नहीं है? यानी अर्थ के अंदर ये रीजन है कि अर्थ का लिथोस्फीयर यानी जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो मूव क्यों किए? वो पोल फ्लिंग फोर्स की वजह से और ना ही टाइडल फोर्स की वजह से मूव नहीं किए। अर्थ के अंदर जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं, अर्थ के अंदर जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं उनमें जो हीट है, उन हीट की वजह से लिथोस्फीयर में जब टकराते हैं तो वो हीट की वजह से टकराए और मैग्मा मूव कर गया। मैग्मा मूव करने की वजह से जो हमारा लिथोस्फीयर है वो हमारे मैग्मा के ऊपर फ्लोट ही तो कर रहा है, तो अंदर के मूवमेंट की वजह से हमारे कॉन्टिनेंट मूव करते हैं। ये इस थ्योरी से हमको समझ आया। अब हमारा जो मेन फोकस किस पे,
बोले अब यहाँ से एक नई नई थ्योरी का निर्माण हुआ, वो ये कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यहाँ से ये क्यों समझ आता है, देखिए ध्यान से। कन्वेक्शनल करंट ने हमको ये बताया कि जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो मूव किए। अब यहाँ से प्रूफ और मिलता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग से, जब सी फ्लोर जो है वो हमारा स्प्रेड हुआ है, ये हमारा एक और एविडेंस है कि हाँ कॉन्टिनेंट मूव किए हैं। क्यों? हैरी हेस ने डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, ये बहुत बड़े पैमाने पे सी में ड्रिलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो उन्होंने क्या देखा कि अटलांटिक ओशियन में हमें रिफ्ट देखने को मिलती है, वहां पे लावा और ओशियनिक रॉक देखने को मिलता है हमको। अब यहां से आप समझिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। देखिए ध्यान से, आप पहले मेरी बात समझिए। अगर ये हमारा सी है, देखिए ध्यान से, अगर ये हमारा सी है, अब नीचे से अगर लावा ऊपर आया, नीचे से अगर लावा ऊपर आया तो ऊपर लावा फैलेगा, लावा ऊपर फैलेगा ऐसे, क्लियर। अच्छा, लावा अगर ऊपर फैलेगा तो यहाँ पे एक हमें ना कहीं दरार तो देखने को मिलेगी, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे हमें अटलांटिक ओशियन में जो दरार देखने को मिलती है उसको रिफ्ट बोलते हैं। ये रिफ्ट हमें अटलांटिक ओशियन में हमें ये रिफ्ट देखने को मिलेगी, क्लियर। अब ध्यान से, स्टेनोस्फीयर में मेंटल के अपर मेंटल में, अच्छा मेंटल में हमें सीमा पाया जाता है, मेंटल में हम सीमा देखते हैं कि नहीं देखते, मेंटल में हम सीमा देखते हैं कि नहीं देखते, और क्रस्ट में हमको सियाल देखने को मिलता है। तो अब आप ध्यान से सोचिए, अगर हमें मेंटल में सीमा मिल रहा है और क्रस्ट में सियाल मिल रहा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अगर सियाल मिल रहा है, और अगर सी का फ्लोर स्प्रेड हुआ, अंदर से लावा बाहर आया, मैग्मा बाहर आया और उसने रॉक बनाई, सी का फ्लोर बनाया, सी का फ्लोर बनाया, तो कहीं ना कहीं वो जो रॉक है यानी ओशियन की जो क्रस्ट है वो हमें सीमा देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कल आपसे बोल रहा था कि आप अभी इसको याद कर लीजिए, हम आपको फिर बाद में समझा देंगे कि ओशियन की क्रस्ट हमें सीमा देखने को क्यों मिलती है, ओशियन की क्रस्ट हमें सीमा देखने को क्यों मिलती है। सी फ्लोर स्प्रेड कैसे हुआ, ध्यान से देखिए। ये लावा हमारा हीट है, धीरे से उसने ऊपर हीट हुआ, ऊपर की तरफ कन्वेक्शनल राइज हुआ, हल्की सी रिफ्ट बनी, धीरे से रिफ्ट फैली और अगल बगल के सी से थोड़ा बहुत पानी आके बढ़ना शुरू हुआ। पहले एकदम से समुद्र नहीं बनेगा, लेक बनेंगी, फिर रिवर बनेंगी, तब जाके सी बनेगा, फिर जाके ओशियन बनेगा। तो ये जो रिजेस हैं, ये पहले रिफ्ट, उसके बाद ये जो यहाँ पे नया नया रॉक बनता चला जा रहा है, इसको मिड ओशियनिक रिजेस बोलते हैं, क्लियर। ये सी फ्लोर इस तरीके से स्प्रेड होता है, ये हम प्लेट टेक्टोनिक में आगे देखेंगे। देखिए मैग्मा का मूवमेंट हुआ, मैग्मा ऊपर की तरफ राइज किया और उसने ओशियनिक क्रस्ट में देखो फॉल्ट डेवलप किया कि नहीं डेवलप किया। तो ये यहाँ से जो नया लावा निकलेगा, यहाँ से जो लावा निकलेगा, ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे आप, यहाँ से जो लावा निकलेगा वो न्यू क्रस्ट का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे ही करते करते जो सबसे ओल्डर क्रस्ट होगी वो हमको इस सबसे किनारे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये जो रिजेस का निर्माण हो रहा है इनको क्या बोलते हैं, मिड ओशियनिक रिजेस, मिड ओशियनिक रिजेस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, क्योंकि ये बहुत बेसिक था हमें, क्योंकि हमने पता है कि स्टेनोस्फीयर में मैग्मा जो है वो बहुत टेम्परेचर हाई है, वहां पे सीमा पाया जाता है, वो हीट ऊपर राइज करता है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में हमने देखा कि वो हीट ऊपर की तरफ राइज होती है, मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करता है। मिड ओशियनिक रिजेस का कॉन्सेप्ट हमने समझा, यानी कि ये देखिए यहाँ से अगर लावा निकल रहा है तो जैसे जैसे ये लावा पुराना होता जाएगा, तो सबसे पुराना लावा हमको इस पार्ट पे मिलेगा, तो ये ओल्ड हो गया, और जो तुरंत निकला होगा वो तो हमारा न्यू रॉक हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी ओशियन की रॉक है, ये ओशियन की जो पूरी रॉक है, ये हमारी सीमा से बन रही कि नहीं बन रही। सीमा यानी कि सियाल और मैग्नीशियम से मिलके बन रही। सीमा कहाँ से रहा, स्टेनोस्फीयर से आ रहा। इसलिए हम आपको समझ आया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल और ओशियनिक क्रस्ट में हमको सीमा क्यों देखने को मिलता है। और इस ये जहां से लावा निकल रहा है इसको बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज। रॉक कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए, लेकिन उनका रीजन सही नहीं पता लगा। रीजन हमें कन्वेक्शनल करंट से पता लगा, सी फ्लोर के स्प्रेडिंग से पता लगा, और एक रीजन है कि जो हमारी ओशियन की रॉक है वो ओल्ड है, वो जहां से मिड ओशियनिक रिजेस के पास वो ओशियन की रॉक न्यू है। मिड ओशियनिक जो रिजेस है वहां पे ओशियन की रॉक न्यू है, लेकिन जहां पे
स्प्रेड होता चला गया। इस देखिए मेरे हाथों को देखिए, यहाँ से लावा निकल रहा, ठीक है, यहाँ से लावा निकल रहा, तो यहाँ पे जो रॉक है वो न्यू है, लेकिन लावा निकल के अब ये स्प्रेड भी हो रहा, फैलता चला जा रहा। तो ये रॉक तो न्यू है, लेकिन जो दूर वाली रॉक है जो पहले निकल चुकी है, लावा से बन चुकी है रॉक, वो तो जो पहले बन चुकी है लावा से रॉक, वो तो ओल्ड है। तो रॉक की एज से भी हमको पता लगा कि हाँ, हमारे जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड हुआ है, सी फ्लोर स्प्रेड हुआ है, यानी कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिए, आप अगर मेरी लाइंस को सुनेंगे, मेरे शब्दों को सुनेंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपने अगर पिछली क्लास देखी है तो ये पैलियोमैग्नेटिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, अर्थ का जो कोर है, जो हमारे अर्थ का कोर है, जो हमारे अर्थ का कोर है वो कैसा है? इनर कोर सॉलिड। और जो हमारा आउटर कोर है वो कैसा है? लिक्विड। ध्यान से, और जो हमारा कोर है वहां पे निकिल और फेरस मिनरल हमको मिलते हैं, यानी वहां पे आयरन हमें देखने को सबसे ज्यादा मिलता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति वहां पे सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे। अब आप हमें ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स का अगर एक लोहे की, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि लोहे की रॉड के चारों तरफ अगर हम, सोलेनाइड का कॉन्सेप्ट है, अगर लोहे की रॉड की चारों तरफ अगर हम लोग एक तार लपेट दें और उस तार पे जैसे ही हम करंट का फ्लो करते हैं, तो हमें उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है, उसके चारों तरफ हमको एक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। सेम वही प्रोसेस है कि हमारा जो कोर है वो सॉलिड है, आउटर कोर हमारा लिक्विड है, उस आउटर कोर में जो मैग्मा है वो लिक्विड के फॉर्म में है, वहां पे आयरन और निकेल जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, और वो जो मिनरल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं, कंटिन्यू फ्लो कर रहे हैं, चारों तरफ फ्लो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उन फ्लो की वजह से अर्थ के चारों तरफ हमको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है कि नहीं मिलती? ये मैग्नेटिक फील्ड हमको अर्थ के चारों तरफ देखने को मिलती है कि नहीं मिलती? आप सिर्फ हमको इतना बताइए। अगर अर्थ के चारों तरफ हमको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि अंदर कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, और वो हलचल क्या है कि हमारा आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर हमारा सॉलिड है। और आउटर कोर लिक्विड क्यों है और इनर कोर सॉलिड क्यों है, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और आउटर कोर लिक्विड में है तो उसमें मैग्मा का मूवमेंट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही। अब ध्यान से, जो लावा बाहर आ रहा है, उसमें भी तो फेरस मिनरल्स हैं। अगर लावा बाहर आया, उनमें फेरस मिनरल्स हैं, तो कहीं ना कहीं इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अच्छा, चुंबक की तरफ जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, अट्रैक्ट होता है, उसकी डायरेक्शन उधर हो जाती, तो वो जो फेरस मिनरल है उनकी भी डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होगी। तो ऐसा देखा गया कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन कभी नॉर्थ टू साउथ रही है, और कभी मान लीजिए ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ से निकली और साउथ में इंटर ही है, और कभी कभी क्या रहा है कि साउथ से निकल के नॉर्थ में इंटर की। यानी ये पोलैरिटी हमको कई बार चेंज देखने को, एक सेकेंड, ये पोलैरिटी हमें कई बार चेंज देखने को मिली है, इस पोलैरिटी में चेंज देखने को मिला, और इस पोलैरिटी में चेंज 170 बार हो चुका है सिर्फ 76 मिलियन ईयर में। 76 मिलियन ईयर्स में 170 टाइम ये पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो लावा है उसमें फेरस मिनरल है, वो लावा जब बाहर आता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगा कि नहीं होगा? उसके अंदर के जो फेरस मिनरल होंगे वो उसी लाइंस में अलाइन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे कोल्ड होने के बाद? देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहाँ से लावा बाहर निकला और अभी मान लीजिए रिवर्सल नॉर्थ टू साउथ रहा, तो जो भी फेरस मिनरल है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ में अलाइन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखिए ध्यान से इसको, जो उसकी क्या मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में फेरस मिनरल अलाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप ऐसे देखिए,
ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में रही, फेरस मिनरल कुछ इस डायरेक्शन में अलाइन हुए, लेकिन जैसे जैसे नया रॉक निकलता गया, उसकी जैसे जैसे नया रॉक निकलता गया, जैसे जैसे नया रॉक निकलता गया, उसकी पोलैरिटी उस प्रकार से चेंज होती गई कि नहीं गई। फिर पोलैरिटी रिवर्स भी देखने को मिली हमको, कहीं ना कहीं पोलैरिटी हमको रिवर्स भी देखने को मिली। ये चीज है, यानी पैलियोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट हमको ये बताता है, पैलियोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट हमको ये बताया कि जब हमने ओशियनिक रॉक की स्टडी करी तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फेरस मिनरल अलाइन हो गए थे, वो कभी एक डायरेक्शन में अलाइन हुए, कभी दूसरी डायरेक्शन में अलाइन हुए, कभी तीसरी डायरेक्शन में अलाइन हुए। अच्छा, ये डायरेक्ट तो चेंज नहीं होती, धीरे धीरे चेंज हो रही होती, नॉर्थ टू साउथ एक दिन में तो हो नहीं जाती, नॉर्थ से साउथ का धीरे 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 आ रही होती, ऐसे होती है। तो बहुत बार हमको रिवर्सल कुछ इस तरीके का देखने को मिला, ये देखिए, सॉरी, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। यानी पैलियोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट ने हमको क्या बताया, पैलियोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट हमको ये बता रहा है कि जो अर्थ के अंदर का अर्थ के अंदर का जो आउटर कोर है वो लिक्विड है और इनर कोर हमारा सॉलिड है, जिसकी वजह से जो हमारा फेरस मिनरल्स हैं वो इस तरीके से अलाइन हो रहे हैं। और ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमको क्या बता रहा है कि ये एक दिन में नहीं हुआ, लाखों करोड़ों सालों की बात है। तो इसकी वजह से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुआ, नई नई ओशियनिक रॉक बनी। अब ये फेरस मिनरल हर बार नए तरीके से अलाइन है, इसका मतलब हर बार नया लावा निकला है, हर बार नया लावा अलाइन हुआ है नए तरीके से। तो हर बार नया लावा निकला तो इसका मतलब हर बार सी फ्लोर स्प्रेड हुआ, हर बार अगर सी फ्लोर स्प्रेड हुआ है, हर बार अगर सी फ्लोर स्प्रेड हुआ है तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारे कॉन्टिनेंट इस तरीके से ड्रिफ्ट हुए हैं। तो इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी के पीछे, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसको रीजन सही न दे पाने की वजह से कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई, और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बाद हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी देखने को मिली, जिसमें हमें पैलियोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट, मिड ओशियनिक रीजस की कॉन्सेप्ट देखे, जिसमें से ये हमें समझ आया कि हाँ, हमारा जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड हुआ है। अब हमारा कोर टॉपिक शुरू होता है यहाँ से, जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ध्यान से सुनिएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक सेकेंड आप रुकिए, मैं एक इमेज ऐड कर लूँ, मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ तब तक। देखिए जो हमारे अर्थ की प्लेट्स हैं, जो हमारे अर्थ में ओशियन की प्लेट यानी कॉन्टिनेंट की प्लेट, ओशियन की प्लेट और कॉन्टिनेंट की प्लेट, ध्यान से, इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है, क्लियर, इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है। तो कहीं पे कन्वर्जेंस होगा और कहीं पे डाइवर्जेंस होगा। आप देखिए ध्यान से, आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, जहाँ पे ए पॉइंट लिखा है और जहाँ पे बी पॉइंट लिखा है, आप उसको अगर ध्यान से देखें, इस जगह पे ये ए पॉइंट देखिए और आप बी पॉइंट देखिए, एक जगह पे कन्वर्जेंस हो रहा है और एक जगह पे डाइवर्जेंस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है अब आपको पता है, अब आपको मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि ये डाइवर्जेंस और ये कन्वर्जेंस क्यों हो रहा है, ये आपको ऑलरेडी समझ आ चुका है। क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर का मैग्मा मूव कर रहा है, उस मैग्मा के मूवमेंट की वजह से जब सी फ्लोर स्प्रेड हो गया, हमारे कॉन्टिनेंटल के मैग्मा मूवमेंट की वजह से पूरे हमारे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो गए। जब पूरे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होने शुरू हो गए तो कहीं ना कहीं हमें ये तो समझ आ गया कि हाँ, हम जो अर्थ के अंदर की प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट हो रहा है, यानी अर्थ के अंदर की प्लेट्स के अंदर का मूवमेंट कंटिन्यूसली चल रहा है। तो यानी प्लेट का जो मूवमेंट है वो दो तरीके से होगा, या तो कन्वर्जेंस होगा या तो डाइवर्जेंस होगा। अब या तो वो कॉन्टिनेंट की प्लेट होगी या तो वो ओशियन की प्लेट होगी। क्लियर, देखो ना ध्यान से, या तो ओशियन की प्लेट अब मूव करेगी यहाँ से, या तो अब ओशियन की प्लेट मूव करेगी, या फिर स्टार्टिंग ही कॉन्टिनेंट की होगी। यहाँ भी मान लो कॉन्टिनेंट आ जाए तो स्टार्टिंग ही कॉन्टिनेंट से हो जाएगा। तो अब फोकस किस बात पे करना है हमको, फोकस इस बात पे रखना है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस इस पॉइंट पे रखिए कि जो अब चीज याद करनी है, फोकस पूरा यहाँ पे रखिए, चीजें याद करने वाली हैं, यहाँ से पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, बस समझना है कब क्या कैसे हो रहा है। क्योंकि अब आपको ये नहीं जानना कि प्लेट्स का मूवमेंट क्यों हो रहा है, प्लेट का मूवमेंट क्यों हो रहा है ये आपको पता है, क्योंकि अर्थ के अंदर का मैग्मा मूव कर रहा है, और मैग्मा जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में प्लेट की मूवमेंट होगी। अब वो अलग बात है कौन सी प्लेट किधर मूव करेगी, वो हम एक
केसेस देख लेते हैं कि अगर कॉन्टिनेंट की प्लेट है और ओशियन की प्लेट है, दो प्लेट्स हैं केवल हमारे पास। अब कॉन्टिनेंट है, ओशियन ही तो है। अब कॉन्टिनेंट की प्लेट मूव करेगी या तो ओशियन की प्लेट मूव करेगी। अब कॉन्टिनेंट की प्लेट मूव करेगी तो कन्वर्जेंस हो सकता है, डाइवर्जेंस हो सकता है। ओशियन की प्लेट मूव करेगी तो कन्वर्जेंस हो सकता है और डाइवर्जेंस हो सकता है। या तो कन्वर्ज कर जाएंगी आपस में या फिर डाइवर्ज कर जाएंगी। एक और केस देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाउंड्री इंटरेक्शन, यानी ना कन्वर्जेंस ना डाइवर्जेंस। वो हम आगे देखेंगे, ये देखिए वो हमारे नोट्स में आगे ऐड है। ना कन्वर्जेंस हो रहा है और ना ही डाइवर्जेंस। लेकिन इससे पहले हम बेसिक्स को क्लियर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अपने। तो देखो, अब अगर कन्वर्जेंस होगा तो या तो कॉन्टिनेंट ओशियन का होगा, या तो ओशियन ओशियन का होगा, या फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का होगा। क्लियर? यहाँ तक टॉपिक क्लियर, पॉइंट्स क्लियर हुए। कन्वर्जेंस होगा, अगर कन्वर्जेंस होगा तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का होगा, क्लियर। ओशियन ओशियन का होगा, क्लियर। कॉन्टिनेंट ओशियन का होगा, क्लियर। ओके। अब अगर एक ओशियन की प्लेट है, अब अगर एक ओशियन की प्लेट है और अगर एक कॉन्टिनेंट की प्लेट है, ध्यान से, कॉन्टिनेंट्स में रिवर्स होती हैं, नदियां होती हैं, और नदियां अपना सारा सेडिमेंट लाके समुद्र में डालती हैं कि नहीं। वेस्ट बंगाल में आपने देखा कि पूरी नदियां बहते हुए अपना पूरा डेल्टा वहां पे बनाती हैं। तो वहां पे जो अपने सेडिमेंट्स लाके समुद्र में डालती हैं, ये देखिए, उस सेडिमेंट्स को हम बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में, ज्योग्राफिकल टर्म में उसको हम जियोसिंक्लाइन यानी भूसंगति बोलते हैं। क्लियर? एक कॉन्टिनेंट की प्लेट होगी, एक ओशियन की प्लेट होगी। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। एक कॉन्टिनेंट की प्लेट होगी, एक ओशियन की प्लेट होगी। कॉन्टिनेंट्स में रिवर है, रिवर फ्लो करके अपना सारा सेडिमेंट ओशियन में लाके गिराती है, तो ओशियन में बहुत सारा जियोसिंक्लाइन इकट्ठा हो गया, सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो गया। अब अगर कॉन्टिनेंट और ओशियन की दो प्लेट्स, अब अगर ये कॉन्टिनेंट और इस ओशियन की प्लेट आपस में कन्वर्ज करेंगी, आपस में कन्वर्ज करेंगी, तो हमेशा ध्यान रखना, जो ओशियन की प्लेट है वो भारी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें फेरस मिनरल हमको देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे हमको सीमा देखने को मिलता है। तो ओशियन की क्रस्ट, ओशियन की जो प्लेट है वो हमेशा क्या होगी? हैवी होगी। किससे? कॉन्टिनेंट क्रस्ट से। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ओशियनिक क्रस्ट ज्यादा हैवी होती है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको जो याद रखना है हमेशा, वो ये कि जो ओशियन की जो भी प्लेट या जो भी प्लेट चाहे ओशियन की हो या फिर कॉन्टिनेंट की, भारी कौन होगी? ओशियन की। और जो प्लेट भारी होगी वो हमेशा नीचे की ओर सबडक्ट करेगी, वो हमेशा नीचे जाएगी। कन्वर्जेंस के दौरान मान लीजिए ये ए प्लेट है, ये हमारी बी प्लेट है, ए प्लेट ओशियन की है, बी प्लेट हमारी कॉन्टिनेंट की है। जब भी ये कन्वर्ज करेंगे तो ओशियन की प्लेट हमेशा नीचे जाएगी। आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, आप इस स्लाइड में देखिए, मान लीजिए ये एक प्लेट है हमारी और एक ये प्लेट है, ये हमारी ओशियन की प्लेट है, ये हमारी कॉन्टिनेंट की प्लेट है। जब भी ये आपस में सबडक्ट कर ये जब भी आपस में कन्वर्ज करेंगी तो ओशियन की प्लेट ही नीचे जाएगी, क्योंकि जो भारी प्लेट होगी वही हमेशा नीचे जाएगी। और ध्यान रखना, हमेशा भारी प्लेट बहुत ज्यादा डेप्थ तक जाती है, बहुत ज्यादा डेप्थ तक जाती है, बहुत ज्यादा डेप्थ तक जाती है। और डेप्थ तक जाने की वजह से बहुत डीप लेवल के अर्थक्वेक आते हैं, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाले मैग्नीट्यूड वाले भूकंप देखने को मिलते हैं। क्योंकि ओशियन की प्लेट जब नीचे गई है तो बहुत भारी तेजी वाले भूकंप देखने को मिलते हैं। अब अच्छा, ओशियन की प्लेट अगर नीचे तक जाएगी, बहुत डीप तक जाएगी, तो वो मैग्मा तक जाएगी, वहां पे पिघल जाएगी। अच्छा, मैग्मा तक जाएगी, अगर वहां पे पिघलेगी तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब बहुत ज्यादा मैग्मा का प्रेशर क्रिएट होगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, बाहर निकलने का प्रयास करेगा, तो कहीं ना कहीं हमको वोल्केनो देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पॉइंट क्लियर? अरे, प्लेट नीचे गई, प्लेट नीचे गई, प्लेट नीचे गई। अब नीचे प्रेशर बना, बहुत ज्यादा मैग्मा का प्रेशर बना। वो प्रेशर रिलीज होने के लिए क्या करेगा? मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करेगा, कहीं तो जाएगा, ऊपर की तरफ राइज किया तो वोल्केनो बन गए। तो जब भी अब सवाल क्या आएगा, सिर्फ इस पे फोकस करना है। जब भी कॉन्टिनेंट और ओशियन की प्लेट सबडक्ट होगी, आप इसको ऐसे समझिए, ये देखिए यहाँ पे
प्लेट 1, प्लेट 2। यानी अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें, अगर हम कन्वर्जेंस की बात करें और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की बात करें, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, अगर एक प्लेट ओशियन की है कन्वर्ज हुई और एक प्लेट कॉन्टिनेंट की है कन्वर्ज हुई, तो कौन सी प्लेट नीचे गई? 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 ओशियन की। और वो जाके पिघल गई और वहां से हमको क्या देखने को मिले? वहां से हमको लावा देखने को मिला। वोल्केनो देखने को मिले कि नहीं मिले? वोल्केनो देखने को मिले कि नहीं मिले? ध्यान से। तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर जब भी ओशियन की प्लेट नीचे जाएगी तो हमको वोल्केनो देखने को मिलेंगे, भूकंप तो देखने को मिलेगा, फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो वो सेडिमेंट था, उस सेडिमेंट की वजह से, वो पूरा का पूरा सेडिमेंट, आप ऐसा समझिए कि अगर ये प्लेट सबडक्ट हुई तो वो पूरा सेडिमेंट ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ऐसे वो पूरा सेडिमेंट ऊपर की तरफ ऐसे उठेगा। अब दो प्लेट, आप ये मान लीजिए दो प्लेटें हैं, आपस में कन्वर्ज हुई और एक प्लेट नीचे चलेगी, तो वो जो पूरा का पूरा सेडिमेंट है वो ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएगा। तो फोल्ड माउंटेन्स देखने को हमको मिलेंगे, यानी कि हमको फोल्ड माउंटेन्स भी देखने को मिले। अब ये ट्रेंच क्या है? देखिए ध्यान से, ये ट्रेंच क्या है? देखो, जहां पे ये ओशियन की प्लेट जहां पे सबडक्ट हुई, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जहां से सबडक्ट हो रही, इस एरिया को हम बोलते हैं ट्रेंच। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रेंच। रिजेस और ट्रेंच में कंफ्यूज नहीं होना। रिज जहां से लावा बाहर निकल रहा है, और ट्रेंच जहां पे प्लेट, ओशियन की प्लेट सबडक्ट हो रही। क्लियर? यानी सबडक्शन जोन तो देखने को मिला हमको, लेकिन फोल्ड माउंटेन्स भी देखने को मिले, अर्थक्वेक देखने को मिला, वोल्केनो देखने को मिले। अच्छा, ओशियन ओशियन की प्लेट है, तब क्या होगा? दोनों प्लेट भारी हैं। बोले सर अब कौन सी नीचे जाएगी? अरे जो ज्यादा भारी होगी वो नीचे चली जाएगी। जो प्लेट ज्यादा हैवी होगी वो प्लेट नीचे जाएगी। जो प्लेट ज्यादा हैवी होगी वो प्लेट नीचे जाएगी। तो यानी हैवी प्लेट नीचे गई, मेल्ट हुई। अच्छा, मेल्ट होके वोल्केनो देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब आप खुद सोचो, प्लेट नीचे गई, प्रेशर बनाया, प्रेशर रिलीज हुआ, वोल्केनो देखने को मिले। अच्छा, लेकिन यहाँ पे समुद्र के अंदर जो वोल्केनो देखने को मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक आइलैंड। वॉल्केनिक आइलैंड। सी माउंट भी देखने को मिलेगा समुद्र के ऊपर, छोटा सा अगर कोई वॉल्केनो निकल आता है तो वो जो उसका ऊपर का हिस्सा देखने को मिलता है उसको हम सी माउंट बोलते हैं। ट्रेंच यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई एक प्लेट तो सबडक्ट होगी, कोई एक प्लेट तो सबडक्ट हो रही। देखो यहाँ पे कोई एक प्लेट तो सबडक्ट हो रही, तो ये ट्रेंच हमको देखने को मिला कि नहीं मिला? ये देखिए, ये पूरी एक प्लेट है सबडक्ट हुई, जो ट्रेंच देखने को मिला। यहाँ से प्रेशर रिलीज हुआ तो वोल्केनो देखने को मिले कि नहीं मिले? वॉल्केनिक आइलैंड भी देखने को मिलेगा हमको यहाँ पे। अच्छा, क्या हमको सबडक्शन जोन और बेनियॉफ जोन देखने को नहीं मिलेगा? अच्छा, अब ये क्या है? सबडक्शन जोन, बेनियॉफ जोन। जहां पे प्लेट सबडक्ट हुई उस जोन को क्या बोलते हैं? वहां पे ट्रेंच। और जो प्लेट जहां पे सबडक्ट हो रही है उस पूरे जोन को क्या बोलते हैं? सबडक्शन जोन। उस पूरे जोन को क्या बोलेंगे? सबडक्शन जोन। ध्यान से देखिए, रिंग ऑफ फायर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें कि जो हमारा जो पैसिफिक बेल्ट है, ये जो पूरे पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये नाज़का प्लेट है और ये इंडीज है, यानी ये कॉन्टिनेंट की प्लेट और ये ओशियन की प्लेट जब आपस में सबडक्ट हुई, जब ये आपस में कन्वर्ज कर गई, यानी अगर हम सिर्फ कन्वर्जेंस का एक कॉन्सेप्ट देखें, यहाँ पे ओशियन और कॉन्टिनेंट हटा दें, सिर्फ यहाँ पे कन्वर्जेंस का ऑप्शन अगर देखें, सिर्फ कन्वर्जेंस अगर देखें, तो जो हमें समझ आता है कि जहाँ पूरी रेड वाली बाउंड्री क्या दिखा रही है हमको, एक सेकेंड आप ऐसे समझिएगा। अब आप सिर्फ इमेज पे फोकस करिए। ये पूरी ये देखो, पूरा रेड, यहाँ से रेड डिनोट हो रहा है, पूरा ये रेड बाउंड्री हमको क्या बता रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है। कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी यहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ तो यहाँ पे हमको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एक ओशियन की प्लेट थी, एक तो हमें इंडीज माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। हमें इंडीज माउंटेन्स देखने को मिलते हैं रिंग ऑफ फायर एरिया में, पैसिफिक एरिया ओशियन में वोल्केनो देखने को मिलते हैं। कन्वर्जेंस हो रहा है, हमें यहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, वोल्केनो देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते? ये हम सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन इस पूरे रिंग, अरे क्या हो जाता है मेरे लैपटॉप में।
इस पूरे रिंग ऑफ फायर के एरिया में कन्वर्जेंस हो रहा है और इस दो जो भी प्लेट्स हैं, ओशियन की प्लेट है, कॉन्टिनेंट की प्लेट है, कॉन्टिनेंट ओशियन की प्लेट है, इन प्लेट्स में आपस में कन्वर्जेंस हो रहा है, जिसकी वजह से हमें वोल्केनो और माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये रिंग ऑफ फायर इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक प्लेट ओशियन की है, इसको रिंग ऑफ फायर क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक प्लेट हमारी किसकी है? रिंग ऑफ फायर क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक प्लेट हमारी किसकी है? एक प्लेट हमारी देखो ओशियन की है, एक प्लेट हमारी ओशियन की है। हो सकता है एक प्लेट कॉन्टिनेंट की हो, लेकिन एक प्लेट तो ओशियन की है, और जब ओशियन की प्लेट होगी तो वो नीचे जाएगी, और जब ओशियन की प्लेट नीचे जाएगी तो हमको वोल्केनो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जितनी भी ओशियन की प्लेट्स हैं, उन ये हम बाद में पढ़ेंगे कौन कौन सी प्लेट्स हैं, लेकिन अभी सिर्फ समझ लीजिए कि अगर ओशियन की प्लेट नीचे गई तो वोल्केनो देखने को मिला। इस एरिया में सबसे ज़्यादा वोल्केनो देखने को मिलते हैं, इस वजह से इसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर? अब ये जो कन्वर्जेंस होता है, वो उसको डिस्ट्रक्टिव बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव नहीं होता। ये डिस्ट्रक्ट करता है, क्योंकि एक प्लेट जो अंदर गई है वो डिस्ट्रक्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई पूरी तरीके से। देखिए यहाँ से, जो भी प्लेट अंदर गई है कन्वर्जेंस के दौरान, जो भी प्लेट अंदर जाती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। कोई भी नई प्लेट का निर्माण नहीं हो रहा है यहाँ पे जो प्लेट थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। बोले सर वोल्केनो तो बन रहा है, सर माउंटेन्स तो बन गए। अरे माउंटेन्स जो बने हैं वो हमारे सेडिमेंट से बने हैं, जो ऑलरेडी हमारे कॉन्टिनेंट में थे। वो जो नदियों द्वारा बहकर सेडिमेंट आया उससे माउंटेन बन गया, कोई नया चीज तो निर्माण हुआ नहीं। नीचे से जब लावा निकलता है उससे नई प्लेट्स का निर्माण होता है, नई रॉक का निर्माण होता है, तब हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव है। इसलिए कन्वर्जेंस हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं अगर कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का अगर कन्वर्जेंस हो, तो अब कॉन्टिनेंट की प्लेट इतनी हैवी नहीं होती कि वो नीचे तक मेंटल तक चले जाए, हमारे स्टेनोस्फीयर तक चली जाए। तो कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में हमेशा ध्यान रखना, वो दोनों प्लेट्स इतनी हैवी नहीं होती कि वो नीचे तक जाके मेल्ट हो सके। ये देखिए ध्यान से, वो इतनी हैवी नहीं होती कि नीचे जाके मेल्ट हो सके, इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी वोल्केनो देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, हमें क्या वोल्केनो देखने को नहीं मिलता, लेकिन अर्थक्वेक देखने को मिलेगा और फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। अब जो क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, जो याद रखना है आपको सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंस में, वो ये है कि कन्वर्जेंस के दौरान आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कन्वर्जेंस या तो कॉन्टिनेंट ओशियन का होगा, या ओशियन का होगा, या कॉन्टिनेंट का होगा। अच्छा, जब कॉन्टिनेंट ओशियन का कन्वर्जेंस होगा तो क्या वोल्केनो निकलेगा? हाँ, अर्थक्वेक आएगा, ट्रेंच देखने को मिलता है, फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके कन्वर्ट होने होंगे बस इतने से हो जाएंगे। ओशियन में अगर ओशियन की प्लेट है तो वोल्केनो देखने को मिलेगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक प्लेट भारी है, वो नीचे सबडक्ट कर गई, वो मैग्मा तक चली गई, वो पिघल गई, वहां पे जाके प्रेशर बना दिया जाता, जिसकी वजह से वो लावा राइज करने का प्रयास करता है। वोल्केनो तभी बनेगा जब एक प्लेट हमारी ओशियन की होगी, तो हमें वोल्केनो देखने को मिल जाए। क्लियर? ये आपके सामने इमेज है, आप देख लीजिए, आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं। बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट, और फिर उसके बाद कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हमने पढ़ी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, पैलियोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट समझा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझा, उसके बाद हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट समझा। अब देखते हैं डाइवर्जेंस देखिए कैसे हो रहा है। मैग्मा राइज हुआ और डाइवर्ज कर गया। देखिए ध्यान से, मैग्मा राइज हुआ और डाइवर्ज कर गया। जो मैंने आपसे बोला था कि अगर ये प्लेट है तो यहाँ से मैग्मा राइज करके ऐसे डाइवर्ज भी तो कर सकता है, तो ऊपर की प्लेट भी तो धीरे धीरे डाइवर्ज करना स्टार्ट होगी। क्लियर? ये आपका टॉपिक यहाँ से समझ आया कि नहीं आया? देखिए ध्यान से, अब आप देखो ध्यान से, तो इसने पहले छोटा सा फॉल्ट क्रिएट किया, वहां पे हल्की सी रिफ्ट वैली बनी, लेक बनी, फिर वहां पे सी का वाटर आना शुरू हुआ, लेक्स बन गई, नदियां बनने लगी, वाटर आया, धीरे धीरे और फॉल्ट क्रिएट हुआ, तब हमें वहां पे पूरा एक ओशियन देखने को मिला। तो इस तरीके से सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हमने आसानी से देखा है
यानी इस थ्योरी में हमने देखा है कि सी का फ्लोर स्प्रेड हुआ, नया लावा निकला, तो नए लावा से रॉक बनना स्टार्ट हुई। वो जो रॉक बनी है वो सीमा है, क्योंकि अंदर का लावा सीमा था, तो नई रॉक का निर्माण हुआ। तो डाइवर्जेंस, जो डाइवर्जेंस होता है वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव होता है। जो डाइवर्जेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव। जो भी डाइवर्जेंस है वो हमेशा क्या है, कंस्ट्रक्टिव है। यानी कॉन्टिनेंट का जब भी डाइवर्जेंस होगा, कॉन्टिनेंट का पहले कॉन्टिनेंट का डाइवर्जेंस स्टार्ट हुआ, कॉन्टिनेंट का डाइवर्जेंस स्टार्ट हुआ, तो हमें सी फ्लोर का स्प्रेडिंग देखने को मिला। सी फ्लोर स्प्रेड होता हुआ दिखा, यानी पहले रिफ्ट क्रिएट हुई, छोटा सा फॉल्ट क्रिएट हुआ, वहां पे लेक बनी, फिर सी बना, तब जाके कहीं ओशियन का निर्माण हुआ। तो ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। अच्छा, ओशियन का डाइवर्जेंस होगा तो अर्थक्वेक तो देखने को मिलेगा। मिड ओशियनिक रीजन्स देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ पे हमने देखा अभी, ये देखिए मिड ओशियनिक रीजन्स देखने को मिलेंगे। सी फ्लोर स्प्रेड का मतलब ही है कि ओशियन का डाइवर्जेंस हो रहा है। सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, इसका मतलब ओशियन की प्लेट डाइवर्ज होना स्टार्ट हो गई, ओशियन की प्लेट डाइवर्ज होना स्टार्ट हो गई। सी फ्लोर स्प्रेड होने का मतलब ही है कि ओशियन की प्लेट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। ओशियन की प्लेट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। और डाइवर्ज हमेशा कंस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नया लावा नीचे से निकल रहा है, उस लावा से नई रॉक का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव बोला जाता है। और सी फ्लोर हमेशा स्प्रेड होता हुआ दिखता है, ये देखिए हमने देखा यहाँ पे। अब एक इंट्रैक्शन होता है ट्रांसवर्स। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आप देखिए एक ए प्लेट, ए बी सी डी चारों प्लेट्स को देखिए, ए और सी में क्या हो रहा है आप मुझे बताएंगे। कन्वर्जेंस। बी और डी में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस। लेकिन ए और बी में क्या हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा। दो प्लेटें आपस में मूव कर रही हैं लेकिन ना कन्वर्जेंस हो रहा है ना डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंट्रैक्शन। सी और डी में क्या हो रहा, सी और डी में क्या हो रहा, ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंस तो है नहीं, डाइवर्जेंस तो है नहीं, ट्रांसफॉर्म हो रहा। तो क्या यहाँ पे कुछ निर्माण हुआ, नया लावा बाहर निकला, नहीं। तो क्या कंस्ट्रक्टिव हुआ, नहीं। यहाँ पे कोई प्लेट डिस्ट्रॉय हुई, कोई प्लेट नीचे जाके ओशियन की कोई भी प्लेट नीचे जाके डिस्ट्रॉय हुई, नहीं। तो क्या डिस्ट्रक्टिव हुआ, नहीं। कंजर्वेटिव है, संरक्षित है। न कोई डिस्ट्रॉय हो रहा है, न कंस्ट्रक्ट हो रहा है कुछ। ये हमें नॉर्थ अमेरिका में सैंड इंडियाज फॉल्ट है, वहां पे देखने को मिलता है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि जब भी डाइवर्जेंस होगा, जब भी कन्वर्जेंस होगा तो एक प्लेट ओशियन की अगर है, अगर कोई भी प्लेट है वो नीचे जाएगी, वो सबडक्ट होगी, तो वो कोई प्लेट नीचे धंसना शुरू हो गई है, तो बहुत डीप अर्थक्वेक हमको देखने को मिलते हैं। और जब भी कोई डाइवर्जेंस होगा तो हमको सैलो अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, लेकिन अर्थक्वेक तो अर्थक्वेक है, नुकसान होता ही है। पिछला रिवीजन हमेशा ध्यान रखना, अर्थक्वेक अगर है तो आपको बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स आपको याद आनी चाहिए, पी वेव्स, एस वेव्स आपको याद आनी चाहिए, और किस वेव की रफ्तार ज़्यादा है, किस वेव की कम है, कौन सी 8 से 9 किलोमीटर चलती है, कौन सी 4-5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। पी वेव में अच्छा कौन सी सरफेस पे सबसे पहले पहुंचती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद में नहीं तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट गलत करके आएंगे। कौन सी रिपल वेव की तरह काम करती है और कौन सी साउंड वेव की तरह काम कर रही होती है। और उसके बाद अगर आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाए कि फोकस कहाँ होता है, एपिसेंटर कहाँ पे होता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। जब भी डीप अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे फोकस हमेशा एपिसेंटर पे देखने को मिलेगा, हमको सरफेस पे देखने को मिलेगा नहीं, ऐसा थोड़ी ना। फोकस तो अर्थ के अंदर ही होगा, डीप फोकस हो जाएगा और गहराई पे चला जाएगा वो फोकस, जितना तेजी से कन्वर्जेंस होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखने होंगे। ये प्लेट टेक्टोनिक का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, ये आपको ध्यान रखना होगा। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी हमने देखी, उसके बाद कन्वेक्शनल करंट थ्योरी देखी, उसके बाद सी फ्लोर का स्प्रेडिंग देखा। सी फ्लोर के स्प्रेडिंग से हमको समझ आया कि डाइवर्जेंस कैसे हो रहा है, कन्वर्जेंस कैसे हो रहा है, ये भी हमको समझ आया, क्योंकि अगर कहीं से डाइवर्ज हुआ तो कहीं तो कन्वर्ज होगा।
कहीं डाइवर्ज हुआ तो कहीं तो कन्वर्ज होगा वहां से ये कॉन्सेप्ट। इसलिए मैंने बोला है कि हम चीज़ों को बार बार रिपीट तो करेंगे एक क्लास में, लेकिन थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, क्योंकि ये रिपीटेशन क्लास है 2 घंटे की 2.5 घंटे की। यही टॉपिक जब हम बहुत डीप में कवर करते हैं तो इसी टॉपिक को, इसी सारे टॉपिक को 3 से 4 घंटे तक पढ़ते हैं हम। हर चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़ को रिवाइज करते हुए चलते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ को समझते हुए चलते हैं। लेकिन हर यहाँ इस घंटे की क्लास में भी मैंने अप्रॉक्स 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। इस 1 घंटे की क्लास में मैंने हर टॉपिक्स को डीप में कवर करने का प्रयास किया, और हर एक टॉपिक को इतनी डीप में नहीं ले गए कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाए, लेकिन जितना ज़रूरी था मैंने उतना समझाने का प्रयास किया, और बहुत प्यार से, बहुत आराम से मैंने चीज़ें समझाई हैं। मैं एकदम लेके भगा नहीं हूँ, मैंने चीज़ों को कई बार रिपीट किया है। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो पहला ऑप्शन आपके पास, आप वीडियो दोबारा देखें। दूसरा ऑप्शन आपके पास, आप टेलीग्राम के ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ लें, कमेंट में क्वेश्चन पूछ लें, नोट्स रिवाइज कर लें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता, आप डाउट भेज दीजिए, मैं दोबारा इस टॉपिक पे जो आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा उस पर मैं अगले वीडियो में तुरंत एड्रेस कर दूंगा, उस टॉपिक को, उस पॉइंट को मैं दोबारा समझा दूंगा। लेकिन आप रिवाइज करें, ये नोट्स जरूर पढ़ें। आप जितनी बार इन नोट्स को पढ़ेंगे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।